मैं बहुत बड़ी कोठी की नौकरानी थी और सेठ वहाँ अकेला रहता था। मुझसे कहता कि पूरे घर की सफाई कर दो सिवाय ऊपर वाले कमरे को छोड़कर, और हाँ, शाम को 7 से और 9 के बीच अपने घर के चक्कर लगाया करो। मैं हैरान थी कि 2 घंटे मालिक क्या करते थे। एक दिन घर का बहाना लगाकर मैंने कमरे में छिप गई और फिर मेरी आंखों में जो मंजर देखी, मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वहाँ तो सेठ। लालच एक ऐसी बला है जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसे जितना भी खा लो उसकी लफ्ज़ और भूख बढ़ती ही जाती है। मैं भी एक गरीब लालची लड़की थी। मुझे अगर छोटी मोटी चोरी का मौका मिलता तो मैं कर लेती थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी खुद को इतना अच्छा के लिए तरसते देखा था। मेरा नाम रेणुका है। मैं एक घर में दिन रात की नौकरी करती थी। मेरे मालिक वैसे तो बहुत अच्छे थे, तनख्वाह भी अच्छी देते थे, लेकिन रहते अकेले थे। मैं 20 साल की थी, कुंवारी भी थी। मेरी अम्मा पहले इसी सेठ के घर पर काम करती थी, लेकिन जब अम्मा बीमार रहने लगी तो मुझे भेज दिया। पहले भी मैं अम्मा के साथ इस सेठ का काम करने के लिए आ चुकी थी। इस बार सफाई के बीच मुझे सेठ के कमरे में 500 का नोट मिला। मैंने वापस करने के बजाय उसे अपने दुपट्टे के साथ बांध लिया, लेकिन ऐसा मौका मैंने इसलिए भी ज़्यादा नहीं मिला था, क्योंकि मैं रोज़ अम्मा के साथ नहीं जाती थी। लेकिन अब तो मुझे अकेले में ही काम करना जाना था। अब मैं अम्मा के साथ सेठ के घर गई तो पहले तो इस हटके कट्टे मर्द को देखकर घबरा गई थी। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया कि मुझे कहीं दिन रात वाला काम करना। अम्मा कहने लगी, वह बुरा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं पिछले 5 साल से इसके घर पर काम कर रही हूँ। फिर काम भी ज़्यादा नहीं है, खाना भी बनाना है, क्योंकि उसे घर में और भी नौकर काम करते हैं। अम्मा और दलीलों का भी मेरा दिल नहीं माना। बाल काले रंग और रंगे हुए थे। अम्मा के हाथ में देखकर वह मुझे सर से पैर तक देखने लगा। फिर मेरी माँ से कहने लगा, तुम जानते हो मुझे अपना घर हर वक्त शीशे की तरह साफ चाहिए। यह लड़की संभाल लेगी सारा काम। शायद मेरा दुबला पतला शरीर देखकर उसे लग रहा था कि मैं उसके घर का काम नहीं कर पाऊंगी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी सेठ जी, मेरी माँ ने जवाब दिया। मुझे उसकी नज़रों ने उलझन सी महसूस हुई। मैंने अपना दुपट्टा अपने आसपास और भी अच्छे से फैला दिया और उसके माथे पर नागवारी के बाल डाल दिए। वह कमीन की हंसने लगा। मुझे उसी वक्त बहुत जहर लग रहा था। अम्मा जब चली गई तो कहने लगा, पूरे घर की सफाई तुम अपनी निगरानी से करोगी। बस ऊपर के पोर्शन में एक ही कमरा है, उस कमरे में जाने की किसी भी की कोशिश मत करना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसे सेठ के घर में दिन के समय काम करने और भी नौकरानी आई हुई थी, और एक नौकरानी जो अम्मा की उम्र की थी, वह वहीं मेरे साथ क्वार्टर में रहती थी। मैं सब नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाती थी, लेकिन मेरी उत्सुकता से उसी वक्त बढ़ने लगती जब ऊपर के पोर्शन में सफाई करवाने जाती। ऊपर वाला बड़ा लॉन्च और बड़ी सी गैलरी थी, और बस एक ही कमरा था। मुझे देखकर हैरत ही होती थी, कितना बड़ा हॉल जैसा लॉन्च, बस एक ही कमरा है। अब ऊपर की पोर्शन की सफाई करवाती और सामने उसे बंद करके देखते तो मेरे पैरों अंदर एक बेचैनी सी होने लगती कि जब सारा घर वह आदमी साफ करता है, एक एक चीज़ शीशे की तरह चमक जाता है, तो यह कमरा साफ क्यों नहीं करवाता। जो नौकरानी सफाई किया करती थी वह भी सेठ की पुरानी नौकरानी थी। मैंने सोचा इससे पूछ कर तो देखूं कि आखिर इस कमरे में है क्या, लेकिन जब मैं यह सवाल उस नौकरानी से किया तो उसकी तो रंगत ही उड़ गई थी। एक पल में घबरा सी गई थी, मेरे सिर हिलने लगी थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गई उस कमरे में। और तुम क्यों पूछ रही हो? क्या साहब ने तुमसे कही नहीं कि इस कमरे में मत जाना? बोला ना। वो मुझसे सवाल जवाब करने लगी। मैं उसकी हालात देखकर तो मैं भी उत्सुकता होने लगी थी कि ऐसा भी उसे कमरे में क्या है। लेकिन उस नौकरानी ने सामने बात बदल दी। हाँ, मुझे भी कहा है, इसलिए तुमसे कह रही थी कि कहीं तुम अनजाने में उस कमरे तो नहीं चली गई। मैं बात को संभालना चाहता। वह नौकरानी मुझे घूर कर अपना काम करने लगी। खाना मैं बनाती थी। जो भी उस आदमी ने खाना होता वह मुझे सुबह ही बता देता। मुझे हैरत इस बात की थी कि वह आदमी शाम को 7 बजे घर के सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल देता। कहता, अपने घर जाओ। यहाँ तक कि बाहर मेन गेट में चौकीदार को भी यही कहता कि अब 9 बजे के बाद आना। मुझे भी यही कहता कि 9 बजे तक तुम अपने घर पर ही रहा करो। हम सब लोग अपने घर चले जाते, लेकिन वह आपने मुझे शक में डालने लगा था। जब भी मैं नौकरानी ऊपर वाले पोर्शन में काम कर रहे होते तो वह बार बार ऊपर के चक्कर लगाता रहता। उसकी नज़र सामने कमरे की तरफ होती। शायद उसे यह डर था कि हम लोग कहीं वह कमरा खोलने की कोशिश ना करें। ऐसा भी भला क्या था उस कमरे में जहाँ वह किसी को जाने नहीं देता था।
और इतने बड़े बंगले में शाम के 7 से 9 बजे तक वह बिल्कुल अकेला क्या करता था? यह दो सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। घर में आने के बावजूद भी यही जाने की फिक्र लगने रहती थी। मेरी उत्सुकता थी कि कम होने का नहीं ले रही थी कि आखिर सेठ 2 घंटे के लिए सारे नौकरों को कोठी से निकाल कोठी में क्यों क्या करता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और तरह के सवाल आते उन्हें तंग करते रहते हैं। उनके अंदर उत्सुकता की बीमारी होती है। मेरा गिनती भी उन्हीं लोगों में होती थी। मेरी माँ जिस चीज़ से मना करती कि रेनू तूने इधर नहीं जाना, मैं उस सोचने लगती थी कि आखिर वहाँ मेरी ऐसी क्या है जो अम्मा मुझे जानने नहीं दे रही थी। और फिर मैं वहाँ ज़रूर जाती थी, चाहे बाद में मुझे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ जाए। लेकिन मुझे यह मालूम ना था कि मेरी आदत मुझे कहीं ना कहीं छोड़ेगी। शाम को 2 घंटे मैं अपने माँ के साथ मिलकर घर के काम करती रहती थी, लेकिन मेरा दिमाग लगातार उसे एक ही बिंदु में इर्द गिर्द घूमता रहता था कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या हो गया था। कहीं उस कमरे के अंदर उसने किसी लड़की को कैद करके तो नहीं रखा। कभी सोचती क्या खबर वह कोई चीज़ बता ही नहीं रहा था, या हो सकता है कि वह आदमी यहाँ कोई और नाजायज़ काम करता हो, तभी उसके कमरे में किसी के जाने की अनुमति नहीं है। मेरे दिमाग में एक के बाद एक ख्याल मुझे तंग करते रहते। और दूसरी बात मुझे यह भी सताती रहती थी कि यह सेठ इतनी बड़ी कोठी में 2 घंटे अकेले काम करता है, क्या करता है? शायद वह शादीशुदा हो, अपनी पत्नी को कमरे में कैद कर रखा हो सकता है जंजीरों में बांध कर रखा हो। मेरे अंदर एक खोजी जैसी सोच वाला कोई आदमी बैठा हुआ था जो मुझे इस बात पर उत्सुकता रहता था। मैं हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहती थी। मेरे अंदर से बेचैनी इस कदर बढ़ने लगी थी कि उसे कमरे में जाने के तरीके सोचने लगी। वापस कोठी में आकर भी मेरा ध्यान बस उसी कमरे की तरफ ही अटका रहता। वह कमरा हर वक्त लॉक रहता था, खिड़कियाँ भी उसकी अंदर से बंद रहती थी। अब तो मैं ऊपर की सफाई करने में बाद ही ऊपर के पोर्शन में चली जाया करती थी। मुझे अब जो मौका मिलता तो मैं अपने कमरे का इर्द गिर्द जायज़ लेने लगती थी। और घर में मेरे और सेठ के अलावा एक नौकरानी और थी जिसके साथ मैं एक ही क्वार्टर में रहा करती थी। इसके अलावा एक चौकीदार था। एक बार रात के 1 बजकर वह नौकरानी सो गई। मैं उठकर कमरे में गई। सोच चुकी थी कि आज इसे बंद कमरे का राज जान कर रहूँगी, क्योंकि आज शाम को हरकत मेरे सेठ में की थी। मुझे विश्वास हो गया था कि उस कमरे में ज़रूर कोई है। मैं अपने घर में उस दिन 9 बजे से पहले ही वापस लौट आई थी। इस्तीफ़ा यह था कि मैंने गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे हैरत तो बहुत हुई क्योंकि चौकीदार इस वक्त बंगले में नहीं होता था। अगर कोई चोर घर में घुस जाता तो क्या होता। खैर मैं घर में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा अगर मालिक ने जल्दी आने की वजह पूछी तो बता दूंगी मुझे रात का खाना पकाना था, जो मैं जानबूझकर पका कर नहीं गई थी, क्योंकि मैंने ऊपर के कमरे का राज जानना था। मुझे ही लगा था कि सेठ इस कमरे में होगा। वैसे तो अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सेठ मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। बस उसकी नज़रें मुझे उलझी हुई रखती थी। जब मुझे ये देखता सर से पाँव तक बड़े गौर से देखा करता था। उसकी आंखें मेरे पूरे शरीर पर सफ़र करती थी तो मुझे यूँ लगता कि चींटियों से मेरे शरीर पर चलने लगी है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता था। मैं उसकी नज़र से ही परेशान होने लगी थी। जब बंगले में अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई तो अंदर कोई नहीं था, वरना मैं सेठ ज़्यादातर अपना समय लॉन्च में टीवी देखकर ही गुजारता था, लेकिन इस वक्त वहाँ नहीं था। मैं नीचे का सारा पोर्शन देख लिया था, लेकिन वह नीचे कहीं नहीं था। मेरा शक ठीक निकला, वह ऊपर वाले कमरे में ही मौजूद था। मैं धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चली गई। उस कमरे की लाइट रोशनी थी, लेकिन जिस बात ने मेरे होश उड़ गए थे वह यह था कि कमरे से उस सेठ की बातें, कमरे की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह इतना धीरे बोल रहा था कि उसकी बात समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोल रहा था, क्या बातें कर रहा था। मैं दरवाजे पर कान भी लगाया, लेकिन फिर भी बातें सुन नहीं पाया। मैं यह सोच रही थी कि यह आदमी अकेला रहता है तो क्या यह कोई दिमागी मरीज है जो बंद कमरे में अकेले बातें कर रहा है। लेकिन दूसरी आवाज़ सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे और यह औरत की आवाज़ थी। क्या मेरे सारे शक सही साबित हुए थे? यकीनन वह एक लड़की ही थी। क्या यह आदमी दूसरी औरत को घर में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है? इस सोच में तो मुझे डरा कर रख दिया था। मैं फ़ौरन से नीचे उतर गई और अपने क्वार्टर में जाकर बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे चेहरे पर बस हादसे छाई हुई थी। अपनी जल्दी आने पर अब अफसोस भी होने लगा था। कुछ ही देर बाद घड़ी ने 9 बजाए थे। अचानक ही मैंने मन में मन अपने भगवान को याद किया था।
क्योंकि जो क्या कुछ मैंने अपने कानों से सुना था, मुझे भगवान भी याद आ गई थी। मैं भगवान से प्रार्थना की है, भगवान तो मेरी इज्जत को इस आदमी से बचा कर रखना। मैं यही सोचने लगी थी कि वापस घर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ काम नहीं करना, क्योंकि उस आदमी की नज़रें भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और अब तो यह राज भी मुझ पर खुल गया था कि यह आदमी ऊपर के कमरे में लड़कियां बंद करके रखता है और उनके साथ जुल्म करता है। अरे मैं यही सोच रही थी कि ऊपर कमरे का दरवाज़ा थड़ थड़ आया गया था। मैं पहले ही डरी हुई थी और उसने दरवाज़ा बजाने पर तो उछल कर बैठ गई थी। मुझे लगा वहाँ सेठ होगा और उसके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। वह मुझे जल्दी आने की वजह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर मुझ पर शक हो गया तो कहीं मुझे मार ना डाले। मैंने हैरत डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन वह नौकरानी थी जो मेरे साथ ही इसी क्वार्टर में रहती थी। मैं सुकून का सांस लिया और दरवाज़ा खोल दिया। वह मुझे कुछ शक भरी नज़रों से देखने लगी थी। कहने लगी, तुम कब आई और अंदर कैसे पहुंच गई? क्योंकि हम एक साथ ही बंगले पर पहुंचे थे और फिर चौकीदार का इंतज़ार करते थे, क्योंकि मेन गेट लॉक कर चाबी चौकीदार के पास ही होती थी। मैंने अपनी बाद हवासे पर काबू पाया और कहा, मैं जब आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर क्वार्टर में आ गई। वह कहने लगी, चौकीदार तो अभी आया था। मैं भी सोचूं कि क्वार्टर का दरवाज़ा अंदर से कैसे लॉक हो गया था। मैं समझ गई कि वह क्यों इस तरह से दरवाज़ा पीट रही थी। उसे लगा कि दरवाजे में कोई चोर घुस आया है। रात का खाना खाकर मैं जब सोने के लिए लेट गई, मेरी आंखों में नींद कोसी दूर थी। एक तरफ मैं आज के होने वाले हादसे से डरी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी वही उत्सुकता थी। मैं बहुत देर तक क्वार्टर सोच चुकी थी। अगर वह आदमी अगर अवश्य भी हो तो उसे डर किस बात का है? वह सब नौकरों को घर से बाहर भेज कर ही अपनी प्यासी पूरी क्यों करता है? वह मालिक है, उसका घर है, उसके सबके सामने भी अपनी इस आदत तो पूरा करे। तो नौकर की क्या हिम्मत थी उस पर कुछ कह पाए? उसके सर पर बीवी बच्चे भी नहीं थे जो उसे काम करने से रोक दे। फिर यह शाम के 2 घंटे क्या चक्कर है? मेरे दिल में वह कमरा हर वक्त खटखटता रहता था। उस वक्त मालिक अपने कमरे में ही होता था। मैंने सोचा चुपके से ऊपर वाले कमरे में जाकर देखती हूँ चक्कर क्या है, लेकिन यह मालूम ना था कि जो मंजर मुझे वहाँ देखने को मिलेगा वह मेरी आत्मा को भी तड़पा कर रख देगा। क्योंकि उस कमरे में तो मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। मेरे बराबर में ही वह नौकरानी इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं धीरे से उठकर कमरे के क्वार्टर से बाहर निकल गई। बाहर रहदारी में होते हुए मैं लॉन में आ गई थी। चौकीदारी अपनी कुर्सी पर बैठा उंगरा रहा था, इसलिए मैं सावधानी से उठते हुए लॉन्च तक बड़ी होशियारी से आई थी। पूरे लॉन्च में अंधेरा था। मैं धीरे से उसे पाँव ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसी वक्त मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अपने पकड़े जाने पर डर भी था और कमरे में राज की जानने की उत्सुकता भी थी। जब मैं कमरे के पास गई तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। कमरे की लाइट जल रही थी। ऐसा भी लॉन्च था, लेकिन कमरा खाली था। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि सारा कमरा खाली क्यों है, और अगर खाली है तो खुला क्यों है। मैं अंदर दाखिल हुई, कमरे का जायजा लेने लगी। वह कमरा नहीं, कोई महल था। वह काफ़ी बड़ा कमरा था। यहाँ लगे डेकोरेशन पिक एंकेट टाइप के थे। पूरा कमरे भी दीवारों पर लगे हुए थे। कमरे की सारी लाइट जल रही थी, इसलिए कमरे में दिन सा माहौल महसूस होता था। मैं पूरे कमरे में हैरत से देख रही थी। हालांकि सेठ अकेला रहता था, उसकी बीवी बच्चे नहीं थे। फिर इस कमरे में लेडीज सम्मान क्यों था? हालांकि कैमरा इस समय बिल्कुल खाली था, इसीलिए इसमें कोई भी नहीं था। एक तरफ 6-7 दरवाजे की अलमारी खुली पड़ी थी जहाँ लेडीज़ कपड़े भरे पड़े थे। बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल था जहाँ दुनिया ज़ारा का मेकअप रखा हुआ था। मैं और ज्वेलरी भी रखी हुई थी। यह सब देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। हम जैसे लोग तो इस चीज़ों को तरसते हुए होते हैं। इसलिए मैं ड्रेसिंग के सामने चली गई और वह ज्वेलरी देखने लगी। मेकअप देखकर तो मेरा दिल बेईमानी होने लगा। मैं इतना कुछ है ड्रेसिंग टेबल पर, अगर मैं यहाँ से कुछ ले जाऊँ तो किसी को क्या पता चलेगा? मेरी लालच से आंखें चमकती थी। मैं जल्दी से अपने दुपट्टे में मेकअप और ज्वेलरी रखी और कमरे से बाहर निकलकर अपने एक क्वार्टर में चली गई। जल्दी से मैंने वह सारी चीज़ अपने बैग में रख दी जिससे मेरे कपड़े रखे थे। मैं चोरी से आदत तो थी ही, लेकिन उसके अलावा मुझे सजने संवरने का भी बहुत शौक था। लेकिन गरीबी की वजह से बस कभी होली दिवाली पर भी कांच की चूड़ियाँ खरीद पाती थी। लेकिन जब भी बाजार जाती आती थी, बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकान देखकर दिल चाहता कि मैं भी यह सब पहन कर देखूं।
मैंने सोचा था कि आदमी बहुत अमीर है, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं थोड़ी सी चीज़ उठा लूँगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, कि मैं अपना सब कुछ खो बैठूँगी। आज सुबह मैं बहुत खुश थी। जब मैं शाम के समय अपने घर आई तो अपना सामान भी ले आई। मैंने बस सारी ज्वेलरी और मेकअप अपनी अलमारी में छुपा दिया। अब मेरी यही काम था कि मैं कुछ दिन बाद मौका देखकर उस कमरे में चली जाती। अब तो मैं कीमती कपड़े भी चुरा लिए थे। मेरा लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इतना कि मैं दूसरे तीसरे दिन उस कमरे में जाने लगी थी। एक बार जब उस कमरे में ज्वेलरी ले रही थी तो मुझे उसमें सोने की और टॉप्स नज़र आई। जब तक मैं मेकअप और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चोरी की थी, लेकिन सोने का टॉप्स देखकर मेरे हाथ पीछे कर लिए थे। मैं सोने की चीज़ चुरा नहीं सकती थी, इसलिए वापस अपने क्वार्टर में आ गई। लेकिन इंसान के लालच की भूख अगर उसे लग जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती, वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। यही हाल मेरा भी था। मैं सोने के लिए आंखें बंद की तो मेरी आंखों के सामने वही गोल्ड के टॉप्स नज़र आने लगे थे। कभी वार्डरोब में रखी कीमती साड़ियाँ मुझे बेचैन करने लगी। मैं करवट बदल कर सारी रात गुजारी थी। जब मैं नाश्ता बनाकर सेठ के कमरे में रख दी थी तो वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था। ना जाने क्यों आज मुझे इसके इस तरह देखने पर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और फिर आज जो धमाका उस सेठ ने मुझ पर किया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने मुझे कमरे की चाबी दी। कहने लगा, ऊपर वाले कमरे की सफाई तुम करोगी। मैं हैरत से मुंह खोलकर उसे देख रही थी। कहने लगा, जाओ और कमरे की सफाई करो। मैंने चाबी उसके हाथ से पकड़ लिया, ऊपर कमरे में आ गया। इस बार जो कुछ मैंने देखा था इसके लिए हैरान कर देने वाला था। कमरे में सोने के और जेवरात ड्रेसिंग के ऊपर ही रखे हुए थे। मैं कमरे की सफाई कर दी थी। फिर कमरे से बाहर निकलने के बजाय मैं ड्रेसिंग टेबल पर रख बॉक्स से बेतहाशा सोने से जेवरात को देखने लगी थी। उसमें ना जाने क्या क्या था। सोने की चेन, सोने की अंगूठियाँ, नेल लेस वगैरह सब कुछ था। और अपनी ज्वेलरी देखकर मेरे सोचने लगी कि अगर मैं इसमें से कुछ ले लूँ तो किसको खबर नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने कुछ भी नहीं लिया और कमरा साफ करके बाहर आ गई। रात को सोते समय मेरी आंखों में वह जेवरात घूमने लगी थी। पहले तो मुझसे छोटी चोरी की आदत थी, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं उठकर ऊपर कमरे में आ गई। कमरा अब भी खुला हुआ था। मैं जल्दी से ड्रेसिंग का दरवाज़ा खोलकर जब वह रात का बॉक्स ढूंढने लगी तो मुझे तीसरा दराज से मिल गया था। मैंने उसे बॉक्स में से और सोने भरी झुमके लिए और पहन लिए। मुझे पहनकर ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा खिल सा गया हो। फिर मैंने वह झुमके अपने हाथों से दबाए और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन सामने ही वह आदमी खड़ा था। उसे देखकर तो मेरी रंगत ही उड़ गई थी। मुझे लगा मेरे शरीर से किसी से जान निकाल ली हो। मैं पकड़ी गई थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम इस वक्त इस कमरे में क्या कर रही हो? मैं बुरी तरह बदमाश हुई थी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं। तो मुझे तो कोई बात नहीं बोली जा रही थी। वह मेरे हाथ में बंद मुट्ठी देखने लगा। फिर कहने लगा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अब तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरा हाथ पकड़ चुका था जिसमें सोने के झुमके थे। मेरा रंग उड़ गया था। वह कहने लगा, तुम चोरी कर रही थी। मेरी जो जान ही निकल गई थी। मैं अब झूठ भी नहीं बोल सकती थी। कहने लगा, तुम पहले ही इस कमरे से बहुत सारी चीज़ चुरा कर ले जा चुकी हो। मैं कल ही तुम्हारी माँ को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर, और जब पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तब सारी चोरी साबित हो जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर मैं उसके सामने रोने लगी और गिरने लगी, हाथ जोड़ने लगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा, बस एक शर्त पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं बताऊँगा और यह झुमके भी तुम्हें दे दूँगा। मुझे उसकी यह शर्त सुनकर बहुत ही हैरानी हुई थी और परेशान भी। मैंने कहा, कौन सी शर्त मनवाना चाहते हो? वह कहने लगा कि तुम मेरे साथ एक रात गुजारो और बात को किसी से मत कहना। मैं तुम्हारी चोरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यह सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मैंने कहा, मालिक, मैं कल ही आपकी सारी चीज़ वापस कर दूँगी, लेकिन मैं यह पाप नहीं कर सकती। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा और जब पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी तो मुजरिम साबित हो जाएगी। मैं बुरी तरह बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। उसके बड़े ही सातिराना अंदाज से मेरे पास आया। लालच का जाल बिछाया था। मैं दिल में सिर्फ यह वहम डाल दिया था कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊं, क्योंकि उस कमरे में तो कोई था ही नहीं। बस यह उसकी चाल थी। मेरे अंदर उसकी उत्सुकता भर दी गई थी कि मैं उस कमरे में जाने के लिए मचलने लगी थी। मैं शाम को समय और 2 घंटे अकेले रहने का भी उसे ढोंग रचाया था। उसकी नीयत मेरे ऊपर शुरू से ही खराब थी और उसे मेरे लालचीपन से भी पता था
और उसने मेरे लालच का ही यह फ़ायदा उठाया था। लेकिन गलती मेरी ही थी। जब मुझे यह शक हुआ था कि वह गलत आदमी है, तभी मैंने उसे दूरी क्यों ना बना ली, उसकी नौकरी छोड़ क्यों ना चली गई। मैं लालच में आगे बढ़ती चली गई। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरी आंखों में लालच की चमक देख चुका था, इसलिए अपना कमरा रात को खुला छोड़ने लगा और मैं लालच में आ गई। वह जानता था मैं छोटी मोटी चोरी की आदी हूँ, इसलिए उसने मुझे बुरी तरह में फंसा दिया था। अब मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह मेरे ऊपर बड़ी बड़ी चोरियों का इल्ज़ाम लगाकर मुझे लंबी सज़ा करवा सकता था। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती। मैंने अपना सर झुका दिया। वह धीरे से करीब होने लगा। सुबह जब मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मेरे शरीर पर एक कीमती साड़ी थी, हाथ में मेकअप और ज्वेलरी का सोपर और कानों में सोने के झुमके नहीं थी। तो बस मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी इज्जत मेरे पास नहीं थी। मेरी लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं सुबह ही घर वापस चली गई थी। मेरी माँ मुझे कीमती कपड़ों में देखकर खुश हो गई। कहने लगी, देखो ना, मैं तो कहा था सेठ बहुत अच्छा इंसान है। देखो तुझे कितना कुछ दिया है। और मैं खाली आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिसे मेरे तन मन का पहचाना हुआ। नया लिबास तो नज़र आ गया, लेकिन मेरे चेहरे पर छाई हुई पाप और कालिक नज़र नहीं आई थी। काश कि मैंने लालच ना किया होता, तो आज मेरी इज्जत मेरे पास होती। मैंने सुना था कि लालच बुरी बला है और इसके हाथों में मेरे पास नहीं थी। लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं सुबह ही घर वापस चली गई। मेरी माँ मुझे कीमती कपड़ों में देखकर बहुत खुश हो गई थी। कहने लगी, देखो ना, तो यह सेठ था, सेठ से बहुत अच्छा इंसान है, तुझे कितना कुछ दिया है। मैं खाली आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिसे मेरे तन मन पर पाया हुआ नया लिबास तो नज़र आ गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर छाई हुई पाप के कालिक नज़र नहीं पड़ी थी। काश कि मैंने लालच ना किया होता, तो आज मेरी इज्जत मेरे पास होती। मैंने सुना था कि लालच बहुत बुरी होती है, इसके हाथों में आदमी बर्बाद हो जाता है, और मैं सच से आबाद हो चुकी थी। थैंक यू।